अतीक के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सपा नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है। आसिफ के जीटीबी नगर स्थित आवास, कई साइट्स पर यह छापेमारी की जा रही है। तो ईडी को बड़ी संख्या में नकदी और अन्य सामान मिले हैं। तो आसिफ जाफरी को अतीक का बेहद करीबी माना जाता है। संजीव अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। बिल्डर संजीव अग्रवाल के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए जेवरात बरामद हुए हैं। तो लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, जहां एक तरफ अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। अतीक अहमद हो या उसके करीबी हो, लगातार ईडी उस पर शिकंजा कसने में लगा हुआ है। तो चौतरफा इस वक्त कार्रवाई अतीक अहमद और उनके करीबियों पर हो रही है। तो सपा नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार सुबह से ही ये छापेमारी जारी है। बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर भी छापेमारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जिला प्रशासन ने जारी की कई गाइडलाइंस। कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल व बाजारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अत्यंत जरूरी होगा। सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। आपको बता दें, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके चलते कार्यालय से लेकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल व बाजारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जहां सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। और देखिए, जैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के चलते ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले और लोग मास्क का यूज करें। कार्यालय, स्कूल, कॉलेज में भी लोग मास्क लगाकर ही जाएं। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देखिए उत्तर प्रदेश सजग है, लेकिन उससे ज्यादा लखनऊ में, अब लखनऊ हो में कार्यालय हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, वहां पर कोरोना को चलते गाइडलाइंस का भी पालन जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें, कोरोना के लगातार मरीज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि जो संख्या कल तक जो कम थी, 1 अंकों में हुआ करती थी, आज वो डबल अंकों में आ चुकी है। यानी कि संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में पूरी तरीके से अब जिला प्रशासन ने सतर्क किया है और साफ तौर पर अपनी गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा गया है कि कार्यालय हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो या मॉल्स हो या कहीं कहीं ऐसी घूमने की जगह हो जहाँ पर आम जनमानुस का सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, उन इलाकों में लोग जो है कोविड-19 का प्रोटोकॉल पूरा पालन करें और मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का हाथ से धुलते रहें। इसके साथ मास्क को बहुत जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ में अगर जुकाम है या आपको बुखार आ रहा है, सर्दी है, आपको ऐसी कोई दिक्कतें हैं, ये स्कूल बच्चों के लिए है, तो उन्हें स्कूल ना भेजा जाए। यानी कि अगर बच्चों के अंदर कोई बीमारी, जुकाम जैसी सर्दी लगी हुई है, तो उन बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए भी कहा गया। इसके साथ थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से जो है पूरी तरीके से करने की बात कही है कि इसको जांचते रहे कि आखिर बुखार का टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर से फीवर आ रहा है आपको। तो पूरी तरीके से डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पूरे आदेश जारी कर दिए हैं लखनऊ के अंदर। और यही नहीं, स्कूल प्रशासन के अंदर जो है जो भी बच्चे पहुंचेंगे, सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी कि आखिर कितनी तेज बुखार आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर क्या है उनका, उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिलेगी स्कूल में। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में 17 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में दाखिल अर्जी पर यह सुनवाई होगी। 13 अप्रैल को मामले पर हो जाए सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। 14 अप्रैल को होगा सुप्रीम कोर्ट में अवकाश, तो 14 अप्रैल को होनी थी मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई, तो 14 तारीख को सूचीबद्ध मामलों पर हो 13 को सुनवाई। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी देखिए, लेकिन अवकाश के चलते, सार्वजनिक अवकाश के चलते ये जो
तारीख है इसे बदला गया है। तो 14 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो अब 13 तारीख यानी एक दिन पहले ही ये सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 17 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। हालांकि अभी भी ये निश्चित नहीं है कि ये सुनवाई ही होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होनी थी। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन देखिए 14 अप्रैल को बताया जा रहा है कि अवकाश के चलते ये सुनवाई टल सकती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक अर्जी दाखिल हुई थी। उसी मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि कल यानी 13 अप्रैल को भी ये सुनवाई हो सकती है। ऐसे में क्योंकि 14 अप्रैल को ये सुनवाई होने वाली थी और 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश तय किया गया है। और अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर ये सुनवाई सुनवाई होने वाली थी 14 तारीख को, लेकिन अब ये ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो सुनवाई है वो 17 अप्रैल को हो सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं इसको लिस्टेड कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला अगर हम बात करें तो इस रमजान के महीने में वजू करने को लेकर जो समस्या आ रही है उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करने का जो आग्रह है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाई गई है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक अर्जी दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। और 14 अप्रैल को ये सुनवाई होने वाली थी, लेकिन चूंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस दिन कहीं न कहीं अवकाश सुप्रीम कोर्ट में है। इस वजह से इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को हो सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा है कि संभवतः कल भी ये सुनवाई कर दी जाएगी, लेकिन अगर कल ये सुनवाई नहीं होती है तो ये 17 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और पक्ष की जो पक्ष जिन्होंने याचिका डाली है उनका पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकता है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। ये तोहफा पीएम मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में राजस्थान को सौंपा गया है। सकते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि टंडन जी ने कुंभ के दौरान सराहनीय काम किए। पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना। और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। राज्य सरकार की पॉलिसी है, हमने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दी है। जितने भी हमारे पुराने 100 साल नहीं 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रयागराज से बिल्डर संजीव अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है। सीआरपीएफ ने बंगले को कब्जे में लिया। पीवीआर समेत कई मॉल का मालिक है संजीव अग्रवाल। नजूल की संपत्तियों पर अधिकतर खड़ी की बिल्डिंग। आपको बता दें पीवीआर समेत कई मॉल का मालिक है संजीव अग्रवाल और इसने नजूल की संपत्तियों पर अधिकतर बिल्डिंग खड़ी की हुई हैं। प्रयागराज बिल्डर संजीव अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है। सीआरपीएफ ने बंगले को कब्जे में ले लिया है फिलहाल। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बिल्डर संजीव अग्रवाल के घर पर छापेमारी हो रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे छापेमारी को लेकर? प्रयागराज के बड़े बिल्डर हैं और पीवीआर के मालिक हैं संजीव अग्रवाल। इनका सिविल लाइन स्थित आवास में जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे बंगले को अपने कब्जे में ले लिया है और उनसे तलाशी और पूछताछ जारी है। दरअसल संजीव अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि संजीव अग्रवाल
कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में अतीक अहमद का जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ है। और जिस तरीके से आज सुबह से लगातार ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हो रही है, अतीक के कई करीबियों के घर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसमें खालिद जफर है जो अतीक का फाइनेंसर और रिश्तेदार है, खान सौलत हनीफ है जो अतीक का वकील है, उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा भी उसको जो है हुई है, सीताराम शुक्ला जो अतीक का अकाउंटेंट है और अतीक अहमद का करीबी जो गुलफुल प्रधान है, उसके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो इस तरीके से देखा जाए कि ईडी ने आज अतीक के कई खास लोगों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संजीव अग्रवाल के यहाँ ईडी की ये पहली छापेमारी है जी। बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है संजीव अग्रवाल, और जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है वो अपने आप में सख्ते में है जो है पूरा प्रयाग, क्योंकि संजीव अग्रवाल के लिए कहा जाता है संजीव अग्रवाल के न सिर्फ राजनीतिक लोगों से बेहद करीबी रिश्ते हैं, बल्कि प्रयागराज के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक माना जाता है संजीव अग्रवाल। और उनके घर में जिस तरीके से पूरी छापेमारी की पड़ी है वो हैरान कर देने वाली। फिलहाल ईडी की टीमें लगातार जो है तफ्तीश कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। आरोप है कि जो चूंकि इनके जो रियल एस्टेट के कारोबार है, उन रियल एस्टेट के कारोबार में जो है अतीक का पैसा लगा था और इसको लेकर के जो है ये पूरी छापेमारी हो रही है। ठीक है ब्रजेश जी, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब बात मेरठ की करेंगे। मेरठ के हस्तिनापुर के पलड़ा गांव में हुई विशु की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेल गए ग्राम प्रधान गजेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रंजिश में गांव में रोजाना झगड़े हो रहे हैं। रंजिश के चलते उनके पति को जेल भिजवाया गया। इसके साथ ही प्रधान की पत्नी ने कहा कि घटना वाले दिन परिवार सहित एक सगाई समारोह में गई थी। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव पड़ला में बीते दिन 9 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसके बाद गांव के लोग फिलहाल कप्तान ऑफिस पहुंचे हैं। क्या इनकी समस्या है उसको लेकर के बात करेंगे। क्या नाम है आपका, किस समस्या को लेकर के आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं आप? एसएसपी ऑफिस पहुंचे जी, न्याय लेने के लिए पहुंचे हम। क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई है गाँव में, क्या घटना हुई थी, उसके संदर्भ में क्यों आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हम इसलिए पहुँचे हैं कि गाँव में एक डेथ हो गई थी, उस डेथ में जी हम अन्याय जाना चाहते हैं जी। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या हुआ है आपके साथ, किस लिए आप न्याय मांग रहे हैं? मेरे पति को जेल में रखा गया है जी, प्रधान जी को जी। क्या चुनावी रंजिश को लेकर के वहाँ जेल भेजा गया आपके पति को? हाँ जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पहुँचे कप्तान ऑफिस, क्या मामला हुआ है, किस घटना को लेकर के पहुँचे? कल भी हम एसपी साहब से मिले थे और आज भी जो एसपी साहब से मिले हैं। और जो बबली जी हैं ग्राम प्रधान जी की पत्नी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि जो है निष्पक्ष जांच हो और जो सही कार्रवाई हो, जांच होने के बाद में वो की जाए। और इन्होंने कहा है कि मेरा पति निर्दोष है, मेरे पति को निर्दोष को ना फंसाया जाए। क्या मामला हुआ था गांव में, किस तरह से हत्या हुई, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या मामला हुआ उसके बाद फिर? देखिए, जैसे कि होली पे कुछ झगड़ा हुआ था गुर्जर समाज में और मुस्लिम समाज का, वहाँ पे जो है चोट लगी थी काफ़ी और जो है समझौता हो गया था। उसी के देखते हुए अब जो है 9 तारीख को एक लड़के का मर्डर कर दिया गया और अज्ञात लोगों ने जो मर्डर किया है उसमें इन्हें एक एप्लीकेशन जो इन्होंने दी है, जिनके मर्डर हुआ है, तो उन्होंने जो है ग्राम प्रधान का नाम लिया है, तो ग्राम प्रधान को भी जो वहाँ पे बैठा रखा है। 9 तारीख को मर्डर हुआ, 10 तारीख को फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ, आगजनी हुई, खेत जलाए गए। गांव में कौन व्यक्ति थे और किसके खेत जलाए गए, कौन घर जो जलाए गए, किसके जलाए गए? सारे लोग जो गुर्जर समुदाय के थे और मुस्लिम लोगों के घर जलाए गए, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमें तो न्याय चाहिए। कि जिस तरह से गांव में विवाद हुआ, आगजनी हुई, घर जलाए गए, घर तोड़े गए, खेत जलाए गए, लगातार उस चीज़ पर परिवार के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो इस वक्त यहाँ एसएसपी दफ्तर पहुँचे। उनका कहना है कि उनके लोगों को पुलिस ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है और उस संबंध में जोड़ा जा रहा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं एटा में नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने एटा बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर संभावित प्रत्याशियों ने आवेदन दिया। इस दौरान जिला मंत्री नागेंद्र शिकावार ने कहा कि एटा जिले से अच्छे प्रत्याशियों के आवेदन आने की बात कही गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसी एक को प्रत्याशी बनाएगी।
अब खबर श्रावस्ती से है, जहां 4 मई को प्रथम चरण के लिए नगर निकाय के मतदान होने हैं, जिसको लेकर शहर से लगाकर अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में एसपी प्राची सिंह ने मतदान स्थलों के निरीक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा का भी निरीक्षण किया और नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की है, जिससे किसी भी प्रकार के संदिग्ध चीजों का आने जाने पर निगरानी करने की बात कही गई है। आगामी निकाय चुनाव के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी है और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज एक स्पेशल मीटिंग कॉल की थी, जिसमें नेपाल पुलिस के द्वारा और एसएसबी के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। हमारे दोनों थाने जो है मल्लीपुर और सिरसिया, जो बॉर्डर के थाने लगते हैं, उन सब के साथ हम लोगों ने आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग लाई है कि जो भी हमारे यहाँ जो भरथा बीओपी है, जो हमारे यहाँ से मूवमेंट जहाँ से होता है नेपाली और इंडियन सिटीजन्स के बीच में, वहाँ पे जो चेकिंग फ्रिस्किंग है वो बढ़ाई जाएगी, जैसे भी किसी भी प्रकार का इलिसिट आर्म्स, वेपन, इलिसिट लिकर जो है हमारे बॉर्डर में प्रवेश ना हो पाए। इसके लिए उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।